So hi guys, welcome to the revision of business economics। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में पूरा बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोगों से रिवाइज हो जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो आते हैं सबसे पहला टॉपिक डिमांड एनालिसिस के ऊपर। सो बेसिकली हम लोग जानते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस ऊपर जाने से डिमांड जो है वो डाउन होता है और प्राइस नीचे जाने से जो डिमांड है वो अप होता है। दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। दामाद दामाद और डिमांड एक जैसा ही लगता है सुनने में। फैक्टर्स देखेंगे, फिर इफेक्ट देखेंगे कि डिमांड पर इन फैक्टर्स का क्या इफेक्ट है, और डायरेक्शन देखेंगे कि वो किस दिशा में जा रहा है। तो पहला जो फैक्टर है वो है प्राइस। गुड्स का प्राइस, कमोडिटी का प्राइस क्या फैक्टर है। जो ये एक फैक्टर है जो डिमांड के ऊपर इफेक्ट कर रहा है कि प्राइस ऊपर जाने से डिमांड डाउनवर्ड जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो इस केस में जब प्राइस ऊपर जा रहा है डिमांड नीचे जा रहा है, जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव सेंस में है। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, सब्सटीट्यूट्स मतलब टी के बदले कॉफ़ी। ठीक है, अगर टी नहीं है तो हम कॉफ़ी ले लेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर प्राइस ऑफ टी अपवर्ड राइजिंग है, अगर चाय का दाम बढ़ रहा है तो कॉफ़ी का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि चाय का प्राइस बढ़ने से लोग कॉफ़ी को ज़्यादा प्रेफर करेंगे क्योंकि वो चाय के मुकाबले सस्ती है और उसका सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है। सो इसका भी डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव जाएगा। ऊपर वाले का नेगेटिव जा रहा था क्योंकि डाउनवर्ड नीचे जो भी यहाँ डायरेक्शन तय होगा वो डिमांड के अराउंड, या जो डिमांड किस दिशा में अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहा है उस हिसाब से नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। सो प्राइस के केस में डिमांड, प्राइस बढ़ने से डिमांड डाउनवर्ड जा रहा था तो नेगेटिव डायरेक्शन था। और इधर अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का हिसाब से देखें तो चाय का प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी का डिमांड बढ़ गया, तो यहाँ जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है इन्वर्टर और बैटरी। ठीक है, तो जो बैटरी यूज़ होती है वो इन्वर्टर के लिए होती है, तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। जैसे कार एंड डीजल या पेट्रोल, तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो अगर इन्वर्टर का फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ता है तो फिर जो बैटरी की डिमांड है वो डाउन हो जाएगी, है ना। खरीदेगा ही नहीं क्योंकि इन्वर्टर में तो बैटरी डालना ही पड़ेगा। तो अगर प्राइस इन्वर्टर का बढ़ा तो बैटरी का डिमांड डाउन हो जाएगा और डायरेक्शन जो है नेगेटिव आ जाएगा। जहाँ जहाँ डिमांड डाउनवर्ड है वहाँ वहाँ डायरेक्शन नेगेटिव है, और जहाँ उल्टा है वहाँ पॉजिटिव है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं इनकम लेवल का हिसाब से। अब इसमें इनकम लेवल में 3 लेवल्स आ रहे हैं कि नॉर्मल, इन्फेरियर और नेसेसिटी। ठीक है, मतलब नॉर्मल गुड, इन्फेरियर गुड और नेसेसिटी गुड। तो अगर नॉर्मल गुड्स का हिसाब से देखें, अगर इनकम हाई है तो डिमांड भी हाई होगा। इनकम ज़्यादा है तो डिमांड ऑब्वियसली ज़्यादा ही करेंगे लोग। सो जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। इन्फेरियर गुड्स का हिसाब से अगर इनकम ज़्यादा है तो डिमांड कम होता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन नेगेटिव है। नेसेसिटी गुड्स में इनकम बढ़े घटे ये डिपेंड करता है कि वो कितना नेसेसरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ डिमांड पर कोई इफेक्ट नहीं है और डायरेक्शन कांस्टेंट मतलब वहीं रह जाता है ज़ीरो पर। और यहाँ से लेकर सिर्फ प्राइस वाला को छोड़ के यहाँ अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, इनकम लेवल, साथ में अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस के ऊपर। तो अगर फेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस है तो डिमांड बढ़ेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। और फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन का बात करें तो अगर एक्सपेक्ट प्राइस बढ़ता है तो करंट डिमांड भी बढ़ेगा। अगर लोग एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में सोना का दाम बढ़ जाएगा तो अभी वो जाके सोना खरीद लेंगे, तो अभी का करंट का डिमांड बढ़ जाता है। प्राइस का एक्सपेक्टेशन फ्यूचर का है लेकिन डिमांड करंट का है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट से लेकर के प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट देन इनकम लेवल में, ये तीनों को कंसिडर करते हुए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कंसिडर करते हुए, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन को कंसिडर करते हुए, सारे जो फैक्टर्स आ जाते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। तो इतना याद रखना है कि प्राइस ऑफ गुड्स सिर्फ प्राइस फैक्टर है, अदरवाइज सारा नॉन प्राइस फैक्टर है। तो आइए अब थोड़ा बात करते हैं वाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड।
इस टाइप का दिखता है डिमांड कर्व। हमेशा इसको हम लोग लेफ़्ट टू राइट ही देखते हैं। तो ये हमेशा डाउनवर्ड ही दिखता है। इसका जो लॉ है वो कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको गॉसेंस फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। कि अब डीएमयू क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक इंडिविजुअल जैसे ही एक यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे जैसे वो एक के साथ साथ यूनिट्स बढ़ाते जाता है, पहले एक खाया फिर दो खाया फिर तीन खाया, तो वैसे वैसे उसका जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो नीचे गिरते जाता है, इसलिए ये डाउनवर्ड दिखता है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि प्राइस डाउन होने से मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी ऊपर जाएगा और क्वांटिटी डिमांड भी ऊपर जाएगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये एक्सप्लेन करता है कि प्राइस अगर कम हो तो चीपर हो जाता है देन सब्स्टिट्यूट्स, और क्वांटिटी डिमांड ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अगर प्राइस ही कम है तो सब्स्टिट्यूट को लोग क्यों लेंगे, जो मेन प्रोडक्ट है उसी को प्रेफर करेंगे, और उस केस में क्वांटिटी डिमांड ऊपर चला जाएगा। मोर बायर्स एट लोअर प्राइसेस। अगर प्राइस डाउन है तो नए बायर्स घुसेंगे मार्केट में और मार्केट डिमांड भी अपवर्ड दिखेगा। इनकम इफेक्ट अगर प्राइस डाउन है तो रियल इनकम हाई हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ जाएगा। जो रियल इनकम किसको बोलते हैं, वह ऐसा खर्च जो खर्च नहीं हुआ बच गया, तो वो रियल इनकम है। ठीक है, डिफरेंट यूज़ ऑफ गुड्स। अगर प्राइस डाउन है तो ज़्यादा यूज़ हो जाएंगे एक ही गुड्स का, एक ही कमोडिटी का, तो क्वांटिटी डिमांड ऊपर जाएगा। जैसे मिल्क मिल्क का बहुत सारा यूज़ है, पनीर बन सकता है, छाछ बन सकता है, दही बन सकता है, इस केस में डिमांड ऊपर जाएगा। क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर, ये बताता है। और एक चीज़ यहाँ, जो हम लोग 2 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक जितने भी फैक्टर्स हैं, नॉन प्राइस फैक्टर्स, वो सारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट मान के चल रहे, जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं सेट्रस पेरिबस, मतलब कीपिंग ऑल अदर थिंग्स कांस्टेंट। सेट्रस पेरिबस का ये मतलब। डिमांड को कैसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिमांड मतलब डिज़ायर प्लस एबिलिटी टू पे, खर्च करने की क्षमता, प्लस विलिंगनेस टू पे, कि हम खर्च करना चाहते भी हैं। ठीक है, परचेजिंग पावर भी आता है। कॉम डिमांड के कुछ कंपोनेंट्स है, एलिमेंट्स है, जैसे क्वांटिटी कितना चाहिए, प्राइस कितने प्राइस पर चाहिए, परफेक्ट टाइम कब चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड। कि एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड बोलने का मतलब है कि ये वाला ग्राफ फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है कि प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं। यह लॉ, इसके एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। कुछ एक्सेप्शंस हैं और उसका इफेक्ट है। इफेक्ट कहने का मतलब कि प्राइस ज़्यादा होने से डिमांड भी ज़्यादा हो रहा है। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स, या फिर आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, या प्रेस्टेज वैल्यू, या स्नोब एसएनओबी, या अपील, या फिर वेबलिन गुड्स होने से जो है, हायर प्राइस होने से मोर स्टेटस अपील्ड। वेबलिन गुड्स का जैसे एक मीनिंग समझते हैं कि वेबलिन मतलब देखा देखी टाइप, कि उसने लिया तो फिर मुझे भी लेना है, इस टाइप से। तो हायर प्राइस हो, अगर उसने लिया तो मुझे भी लेना है, स्टेटस का बात है। ठीक है, अपील में भी यही कहता है कि वो स्टेटस का अपील के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सक्लूसिवली अट्रैक्ट्स बायर्स, बायर को अट्रैक्ट करता है ये एक्सेप्शन। मोर पीपल बाय इट, यू डोंट वांट एनी मोर। यहाँ जो एक नाम था स्नोब, हाँ स्नोब, वो बताता है कि अगर ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं तो फिर मुझे नहीं खरीदना है। ठीक है, क्योंकि वो कॉमन हो जाएगा। वेवलिन बताता है कि ज़्यादा लोग जो खरीद रहे हैं वही सही है, और देखा देखी करते हुए उसी को खरीद लेना चाहिए। तो एक हो गया। देन है गिफन गुड्स, सबसे फेमस सर रॉबर्ट गिफन ने दिया था ये एक्सेप्शन, गिफन गुड्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हुआ ये कि मोटा मोटी बात ये है कि प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ गया।
ब्रेड का प्राइस इंक्रीज हो गया। अब परचेसिंग पावर ऑफ पुअर पीपल इसके वजह से कम है, ठीक है। परचेसिंग में जो पावर है वो तो उतना ही है जितना पहले था, लेकिन प्राइस बढ़ गया है ब्रेड का। तो इस हिसाब से कंजम्पशन ऑफ मीट भी डाउन चला गया। लोग ब्रेड नहीं खा पा रहे तो मीट कहाँ से खाएंगे फिर। तो जब अब उनको कैलोरीज चाहिए थी उतनी, अब मीट से तो मीट का तो कंजम्पशन डाउन है, लेकिन वो अभी भी मतलब प्राइस बढ़ा है ब्रेड का, लेकिन वो अभी भी मीट का प्राइस से कम है, ठीक है। मीट का प्राइस से ब्रेड का प्राइस अभी भी कम है, क्योंकि ब्रेड का प्राइस ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा बढ़ गया, बट फिर भी इट इज़ चीपर देन करेंट रेट ऑफ मीट। तो इस कारण डिमांड ऑफ ब्रेड फिर से इंक्रीज हो गया और लोग उसको कंज्यूम करने लगे। तो एक कथन है जो बहुत चलता है स्टेटमेंट के, ऑल गिफेन आर इन्फेरियर गुड्स। सारे गिफेन इन्फेरियर गुड्स होते हैं, बट ऑल इन्फेरियर गुड्स आर नॉट गिफेन। लेकिन सब इन्फेरियर गुड्स गिफेन नहीं होते। इन्फीरियर गुड्स कहने मतलब डेली लाइफ में, जैसे ब्रेड का एग्जांपल लिए थे, ठीक है, ब्रेड, घी, चाय, अंडा, तो ये इन्फीरियर गुड्स विच आर यूजुअली अवेलेबल टू लो क्लास टू मिडिल क्लास पर्सन। देन एक्सेप्शंस में आ जाता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज और डेमोस्ट्रेशन, या फिर बैंड वेगन इफेक्ट भी बोलते हैं। बैंड वेगन इफेक्ट का ही मतलब देखा देखी ही होता है। मोर पीपल बाय इट, आई वांट टू बाय इट, ठीक है। सब कोई आईफोन खरीद रहे हैं तो मुझे भी आईफोन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नेटवर्क एक्सटर्नलिटी पर, पढ़ते हैं थोड़ा। स्पेशल काइंड ऑफ इंटरनलिटीज इन विच one individual is utility for a good depends on the number of other peoples who consume the commodity। तो नेटवर्क इंटरनलिटी समझाता है कि एक इंडिविजुअल का जो यूटिलिटी है, कि वो कितना यूटिल्स कंज्यूम कर रहा है, वो डिपेंड करता है कि बाकी लोग उस गुड्स को कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो एक हो गया बैंड वेगन इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव एंड एक्सटर्नलिटी, स्नोब हो जाता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, बैंड वेगन में मतलब जो दूसरे खरीद रहे हैं वो मुझे चाहिए, और स्नोब में हो गया कि जो दूसरे ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं वो मुझे नहीं चाहिए। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि व्हाट इज़ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ऑन द अदर हैंड व्हाट इज़ द चेंज इन डिमांड ओनली, whether it is same or there is a difference between both demand and quantity demand। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो होता है वो ड्यू टू प्राइस चेंजेस की वजह से आता है। मतलब क्वांटिटी डिमांड में तभी चेंज आएगा अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो। ऑन दी अदर हैंड जो चेंज इन डिमांड है वो तो प्राइस के साथ साथ होता ही है, साथ ही नॉन प्राइस फैक्टर्स भी ज़्यादा इसमें अफेक्ट करते हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कल्चर, ट्रेंड। अब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट दिखता है कर्व पे, ठीक है। मूवमेंट दो टाइप का दिख सकता है। जैसे अगर नॉर्मल केस में देखें कि प्राइस डाउन है, क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट दिखेगा, ठीक है, कि प्राइस कम है और क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो नॉर्मल होता है इसको नाम दिया जाता है डाउनवर्ड मूवमेंट, कि प्राइस डाउन, क्वांटिटी डिमांड अप, सो इट इज़ नोन एज डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसमें एक एक्सटेंशन दिख रहा है। नेक्स्ट है प्राइस ज़्यादा है, डिमांड डाउन हो गया, वाइस वर्सा इसका, तो फिर वो हो जाता है अपवर्ड ट्रेंड, ठीक है। मतलब ये ऐसा दिख रहा है और ये ऐसा दिख रहा है, और ये कॉन्स्ट्रक्शन में आ जाता है, इसको नाम दिया गया कॉन्स्ट्रक्शन। अब मूवमेंट होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में, लेकिन चेंज इन डिमांड में होता है डिमांड कर्व शिफ्ट्स, ठीक है। यहाँ मूवमेंट है, यहाँ पर शिफ्टिंग होता है, शिफ्ट होता है, ठीक है। अगर इनकम ज़्यादा है तो डिमांड इंक्रीज होगा और शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड, ठीक है। अगर इसको ऐसे देखें, पहले शिफ्ट यहाँ पर था, अब वो आके यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो ये राइट साइड आ रहा है ना, राइट साइड। अगर टेस्ट अब देखें, अगर डाउन है तो डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर वो इधर था तो वो आ जाएगा फिर इस साइड, तो जो कर्व है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो चेंज इन डिमांड में जो बात है वो शिफ्ट्स के ऊपर है, क्वांटिटी डिमांड में जो बात है वो मूवमेंट के ऊपर है।
नेक्स्ट आते हैं मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। इससे पहले थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक चाहिए, पानी पीना है हमको। कुछ टॉपिक्स है मिसलेनियस कॉन्सेप्ट से, देख लेते हैं इनको। डिराइव डिमांड किसको बोलते हैं? डिमांड ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स अराइज ड्यू टू फाइनल गुड्स। ठीक है, डिराइव डिमांड मतलब एक जो फाइनल गुड्स है उसको, उसका डिमांड फुलफिल करने के लिए एक इंटरमीडिएरी गुड्स लग रहा है। जैसे अगर इन्वर्टर चाहिए, इसका डिमांड को अगर फुलफिल करना है तो इसके लिए हमको साथ में बैटरी का भी डिमांड अराइज होगा ही, क्योंकि इन्वर्टर में बैटरी लगता ही है। कलर ब्राइट नहीं है, ठीक है। तो इधर हो गया, बैटरी का डिमांड बढ़ जाता है ड्यू टू इन्वर्टर, ये हो गया डिराइव डिमांड। नेक्स्ट है ऑटोनोमस डिमांड। डिमांड विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, जैसे मेडिसिन, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस से प्राइस पर डिपेंड नहीं करता। ऑटोनोमस डिमांड मतलब ये ऐसा डिमांड है जो चाहिए ही, जिसको पूरा करना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति को कैंसर है, होप सो इट जस्ट ए स्टेटमेंट नॉट ए विश, किसी को कैंसर ना ही हो। लेकिन लेट अज्यूम कि है किसी को कैंसर, देन इसके लिए तो वो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्राइस ऑफ वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ प्राइस, ठीक है। तो मेडिसिन लेना ही पड़ेगा, ऑटोनोमस डिमांड बोलेंगे इसको। जॉइंट डिमांड या फिर टाइट डिमांड, डिमांड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यही वाला एग्जाम्पल बैटरी इन्वर्टर वाला। बस यहाँ पर जो डिराइड में ये था कि यहाँ बैटरी का पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे हम लोग, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दोनों का ही, अब क्योंकि बैटरी भी है साथ में इंटरवर भी है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल का कार का डिमांड बढ़ने से पेट्रोल का भी डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों हो गया। नेक्स्ट है कॉम्पोजिट गुड्स, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस यूज्ड फॉर मल्टीपर्पज़, एग्जांपल मिल्क, ठीक है। तो कॉम्पोजिट गुड्स जिसका यूज़ मल्टीपर्पज़ के लिए कर सकते हैं, जैसे मिल्क, ये हो गया कॉम्पोजिट। सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट जो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लॉ ऑफ डिमांड इज ए स्टेटमेंट ऑफ टेंडेंसी, ठीक है। ध्यान देने वाला पॉइंट है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो टेंडेंसी को दर्शाता है। अब कैसे? लॉ एक्सप्लेन्स ओनली द पॉसिबल बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड, वो सिर्फ ये बताता है कि कंज्यूमर किस किस पॉसिबल वे में बिहेव कर सकता है। दो चीज़ इसमें है वेरिएबल, पहला डिमांड है, दूसरा पहला क्वांटिटी डिमांड है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, ठीक। लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, याद रखने का चीज़ है लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब है कि प्राइस अब ऊपर जाने से डिमांड डाउन जाएगा, अब प्राइस डाउन जाने से डिमांड अप जाएगा। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल रिलेशनशिप ये इस्टेब्लिश नहीं करता है। जो डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो है माइनस चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। इसको हम लोग दर्शाते हैं ईडी लिख करके ऐसे, इलास्टिक, इसका मतलब हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स और इलास्टिसिटी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो पहला जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स, अगर सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है तो ज़्यादा सब्सटीट्यूट होने से
वो जो डिमांड है वो ज़्यादा इलास्टिक होगा। नेचर ऑफ गुड्स, अगर नेसेसिटी है तो इन इलास्टिक, लग्जरी है तो इलास्टिक। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, कितना हिस्सा इनकम का स्पेंड किया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अगर ज़्यादा हिस्सा हायर प्रोपोर्शन स्पेंड हो रहा है तो फिर ज़्यादा इलास्टिक होगा, लेस तो लेस इलास्टिक। टाइम पीरियड, लॉन्ग रन है तो मोर इलास्टिक, शॉर्ट रन है तो लेस इलास्टिक। हैबिचुअल कंजम्पशन, हैबिट फॉर्मिंग गुड्स इन इलास्टिक, ठीक है, जो मतलब हैविंग हैबिट फॉर्म कर देता है, सिगरेट, अल्कोहल वगैरह। ड्यूरेबिलिटी ऑफ गुड्स, अगर ड्यूरेबल है तो मोर इलास्टिक, नहीं है तो लेस इलास्टिक। पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट, ठीक है, अगर उसको कोई गुड्स है जिसको बाद में भी लेने से चलेगा तो वो ज़्यादा इलास्टिक हो जाता है। एक ये ग्राफ है जो कि पूरा दिशा बताता है कि अभी आगे हम लोग देखेंगे कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, लेस देन वन, ठीक है, फिर वन, फिर मोर देन वन, एंड लास्ट में इन्फिनिटी तक जाता है। तो उसका जो ग्राफ है इस टाइप से दिखता है कि इस साइड पर प्राइस है और इस साइड पर क्वांटिटी डिमांडेड है। तो अगर ईडी जीरो, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब जीरो होगा तो वो एकदम स्ट्रेट वर्टिकल दिखेगा, ठीक है, जो कि अच्छा ये जो इन्फिनिटी वाला, अच्छा तो जब वहाँ आएंगे तब बात करते हैं। ऐसा दिखेगा, अगर जीरो है तो वो सीधा डंडे जैसा खड़ा दिखेगा। फिर जब लेस देन वन होता है तो फिर वो ऐसा दिखता है। मोर देन वन में जो प्राइस और डिमांड का जो नॉर्मल रिलेशनशिप होता है यही चीज़ दिखता है यहाँ पर, ठीक है। ईडी वन मतलब एकदम प्राइस एंड डिमांड का जो टिपिकल ग्राफ होता है वही वाला ये लाइन है जो ईडी वन दर्शा रहा है। देन ईडी इज मोर देन वन तो थोड़ा सा और ऊपर चल जाएगा। जब इन्फिनिटी होता है तो पूरा एकदम हॉराइजॉन्टल होता है। और ये जो हॉराइजॉन्टल है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इन्फिनिटी वाला चीज़, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। आते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप के होते हैं, तो जब ज़ीरो होता है तब उसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। ज़ीरो मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। फिर लेस देन वन हो जाता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। वन हो जाता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मोर देन वन हो जाता है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, मतलब इन इलास्टिक से फिर एक रिलेटिवली इन इलास्टिक पर आए, फिर यूनिटरी इलास्टिक पर आए, फिर रिलेटिवली इलास्टिक पर आए, ठीक है, और लास्ट आ जाते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के ऊपर। मतलब ज़ीरो हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, लेस देन वन हो गया रिलेटिवली इलास्टिक इन इलास्टिक डिमांड, वन हो गया यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, मोर देन वन हो गया रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, एंड इन्फिनिटी हो गया परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। मतलब इसको और इसको याद रखने से याद रहेगा, ज़ीरो मतलब हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड और इन्फिनिटी हो जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व देखते हैं, दो टाइप का होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व एंड स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इसका जो ए पॉइंट है वो थोड़ा सा स्टीपर है, जो बी पॉइंट है वो फ्लैटर है। तो यहाँ पर जो ईडी है वो हमेशा वन के बराबर दिखेगा, और इसका जो स्लोप होता है अनइक्वल होता है और इसका इक्वल होता है। ईडी इक्वल टू इक्वल मतलब ईडी जो है वो हमेशा वन के बराबर रहेगा, और अनइक्वल होता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो दोनों पॉइंट्स वो टच कर जा रहा है, यहाँ पर एक बस ग्राफ में दिखा रहे कि ईडी इस पॉइंट पर वन है, ठीक है, लेकिन इसमें इक्वल रहता है, इसमें अनइक्वल रहता है। इन ईडी स्लोप इक्वल टू चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, जो दिखाता है एब्सोल्यूट चेंज को। और अगर ऐसा देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस बाय क्वांटिटी, तो ये दिखाता है रिलेटिव चेंज को। जो स्लोप निकल के आ मतलब इसको फिर दूसरे तरीका से ऐसे करके लिख सकते हैं, वन बाय स्लोप इंटू प्राइस बाय क्वांटिटी। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो प्रोड्यूसर की तरफ से। सो इन द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू
एवरेज रेवेन्यू इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, एवरेज रेवेन्यू इज ऑल्सो ऑलवेज इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला होता है, मतलब टोटल रेवेन्यू एट दिस पॉइंट ऑफ पीरियड माइनस टोटल रेवेन्यू एट लास्ट। ठीक है, जैसे निकालते हैं कि एक साल का टोटल रेवेन्यू था 50 और सेकेंड ईयर का टोटल रेवेन्यू था 20, ऐसे नहीं 80। ठीक है, तो जो मार्जिनल रेवेन्यू निकलेगा वो निकलेगा 80 माइनस 50 करके, तो 30 आ गया मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू n माइनस टोटल रेवेन्यू n माइनस 1। टाइप्स ऑफ मार्केट देखते हैं, दो टाइप का है ब्रॉडली। परफेक्ट मार्केट जहाँ पर प्राइस कांस्टेंट होता है, इम्परफेक्ट मार्केट जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और डुओपोली। परफेक्ट मार्केट में जो प्राइस है वो इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू होता है, सब कांस्टेंट है। इम्परफेक्ट में थोड़ा सा केस अलग है, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एकदम नेगेटिव में चल जाता है। ठीक है, नेगेटिव में चल जाता है मार्जिनल रेवेन्यू इम्परफेक्ट में, और एवरेज रेवेन्यू थोड़ा पॉजिटिव रहता है ऊपर और थोड़ा सा दूर रहता है मार्जिनल रेवेन्यू से। अगर मोनोपोली वाला देखें तो सिंगल सेलर, इन इलास्टिक डिमांड है, यहाँ पर जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो नेगेटिव में है और काफ़ी ज़्यादा सटा हुआ है, और एवरेज रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा पास है मार्जिनल रेवेन्यू के। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ज़्यादा कॉम्पिटिटर हो जाता है, ये इलास्टिक डिमांड इसलिए थोड़ा ये फैला हुआ है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये पास में इसलिए ये स्टीप, मतलब स्टीप है, थोड़ा सटा हुआ है, और ये फ्लैट है क्योंकि ये थोड़ा सा दूर में है। यहाँ पर भी नेगेटिव है और ये भी इससे दूरी है, दोनों में है सेम चीज़, लेकिन ये थोड़ा स्टीपर है और ये फ्लैट है। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि दिखाता है रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल। अच्छा, जो टोटल है वो टोटल मार्जिनल किसी का भी हो, रिलेशन वही रहेगा, टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू, टोटल कुछ भी रहे मार्जिनल कुछ भी रहे, रिलेशन जो हमेशा है ऐसा ही रहता है। तो ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये है टोटल का, और नीचे वाला जो पोर्शन है ये है मार्जिनल का। जब से मिले हो मुझे ओ जाने जाना, तब से। ठीक है, देखते हैं रिलेशन। सो बेसिकली जो समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू है वो है इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, मतलब टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला हो जाता है वो है समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू को ऐड 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 करते जाएंगे तो हम लोग के पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। तो उसका ग्राफ जो है वो ऐसा दिखता है, बन नहीं रहा। ठीक है, तो ये आ गया टोटल रेवेन्यू ऊपर जा रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक कांस्टेंट रेट से टोटल रेवेन्यू ऊपर की ओर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इस केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो पॉजिटिव है और वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये रिलेशन है कि जब टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है और उस समय मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तभी ना वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू का ही समेशन है टोटल रेवेन्यू, तो यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव मिलेगा। तो ये पहला रिलेशनशिप। दूसरा है टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, ये ग्राफ दिख रहा है कि ये इंक्रीजिंग रेट से ऊपर जा रहा है ना, टोटल रेवेन्यू। इस केस में जो मार्जिनल रेवेन्यू वो एकदम, क्योंकि वो इंक्रीजिंग रेट से ही इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल रेवेन्यू भी पॉजिटिवली ही ऊपर जाएगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये दूसरा रिलेशनशिप कि जब इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है टोटल रेवेन्यू तो मार्जिनल रेवेन्यू भी पॉजिटिवली इंक्रीज कर रहा है ऊपर की ओर। अब नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है थर्ड, वो है टोटल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे गया है बट अभी भी ऊपर की ओर है, मतलब इंक्रीज हो रहा है बट एट ए डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मार्जिनल रेवेन्यू है वो अभी नीचे की ओर जा रहा है बट लाइन से ऊपर है, तो ये अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है,
तो यहाँ पर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज हो रहा है लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। और लास्ट में जब ये पूरा टोटल रेवेन्यू का लाइन नीचे एकदम डिक्रीज करने लगता है तो एक पॉइंट आता है जहाँ पर मैक्सिमम होता है टोटल रेवेन्यू, उसके बाद से फिर डिक्रीज करने लगता है। तो जहाँ पर ये मैक्सिमम है तो उसी के बराबर ही मार्जिनल रेवेन्यू सबसे लीस्ट होगा, मतलब सबसे नीचे वही हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, बस एक लाइन पर है। लेकिन जैसे ही ये नीचे गिरा ये लाइन यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस होने से मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो ये फोर्थ रिलेशनशिप, अमेजिंग कॉन्सेप्ट जो रिलेशन दिखाता है टोटल और मार्जिनल के बीच में। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है अब तक इकोनॉमिक्स में। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जिसको देख लेते हैं, मैच करने में काम आएगा, या कहीं भी देख लेते हैं। अब हर चीज़ समझा नहीं जा सकता, कुछ चीज़ रटना भी पड़ता है। सो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू 1 - 1/ED। सेकेंड फार्मूला है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इंटू ED - 1/ED। थर्ड फार्मूला है ED इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू डिवाइड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। फोर्थ फार्मूला है एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इंटू ED बाई ED-1। थोड़ा चेहरा ध्यान में रहे तो एग्जाम में काम आ सकता है। पहले इसको देख लेते हैं नीचे। वाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और इसका रीज़न है DMU, यहाँ जो लिखा हुआ है। ठीक है, DMU मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उसके वजह से ही जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड दिखता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। प्राइस अप, डिमांड डाउन एंड वाइस वर्सा, इनवर्स रिलेशनशिप। तो अब इसमें दो अप्रोच आ जाते हैं कि पहला अप्रोच जो दिया था वो दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल बोलने का मतलब कि जिसको हम लोग नंबर में मेज़र कर सकते हैं, कार्डिनल जिसको नंबर में मेज़र किया जा सकता है। और दूसरा अप्रोच दिया था हिक्स एंड एलन ने, हिक्स एंड एलन ने, जिन्होंने दिया था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, इसी में आता है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और ऑर्डिनल का मतलब होता है रैंकिंग, जिसमें हम लोग रैंक कर सकते हैं, इसमें मेज़र कर सकते हैं नंबर्स में कार्डिनल में, और ऑर्डिनल में जो है वो रैंकिंग किया जा सकता है। तो ये जो बेसिकली ये जो फंडा आया वो आया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से, मतलब एक यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है और जो यूटिलिटी है वो एक इंडिविजुअल का धीरे धीरे कम होते जाता है, इसलिए ये जो ग्राफ है ऐसा दिखता है। तो कुछ एक्सेप्शंस भी है इसमें कि अगर एबनॉर्मल बिहेवियर है गुड्स का तो फिर वो उल्टा भी हो सकता है। ये सारे एक्सेप्शन है, रेयर कलेक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री इनकम्प्लीट गुड्स, हॉबीज, इंटरेस्ट, स्मॉल या ब्रोकन यूनिट्स, स्पेकुलेटिव या वेवलेन इफेक्ट जैसा हो, तो ये सब एक्सेप्शंस है। नेक्स्ट आते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के ऊपर। इसका मतलब था जिसको हम लोग नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं, और जो जो तथ्य आया है, जो एलिमेंट निकला है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही निकला, मार्जिनल रेट ऑफ यूटिलिटी। अजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का कि पहला जो कंज्यूमर है वो रैशनल है। कार्डिनल जिसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, वो कार्डिनल यूटिलिटी है। नाम में कार्डिनल है तो कार्डिनल यूटिलिटी है, क्वांटिफाई किया जा सकता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। फोर्थ है हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, एक ही गुड्स का यहाँ पर बात किया है। कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ सिमिलर यूनिट्स। ठीक है, मतलब सिमिलर यूनिट्स का ही कंजम्पशन हो रहा है कंटिन्यूअसली। यूनिट्स जो है वो होमोजेनियस है, होमोजेनियस मतलब होता है सिमिलर। नो चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं, मतलब सेटरस पेरिबस। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, मतलब रीजंस क्या हो सकता है, उधर हम लोग एक्सेप्शंस पढ़े थे, यहाँ रीजंस है कि इंटेंसिटी ऑफ वांट डिक्रीज, की वांट ही डिक्रीज हो गया, कंज्यूमर का रैशनलिटी, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, इम्परफेक्ट सस्टेनेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड अदर फैक्टर्स। यहाँ थोड़ा उल्टा लिखा हुआ एडजस्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई
जो बन के निकलता है वो निकलता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m इंटू एक्स इंटू वाई, जिसको गॉसन सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं, गॉसन सेकेंड लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं, और इसका और एक नाम है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का कार्डिनल अप्रोच खत्म हुआ एल्फ्रेड मार्शल का। अब जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो इनडिफरेंस कर्व। इनडिफरेंस कर्व बोलने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यहाँ दो गुड्स का है, दो से ज़्यादा नहीं, दो ही गुड्स का बात किया गया है, कि जो कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का वो हमेशा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। ठीक है, ठीक है, अगर इसका ग्राफ ऐसे प्लॉट करें 2 4 8 5 10, तो फॉर एग्जांपल ये गुड्स एक्स है, गुड वाई है, और ये गुड एक्स है। ठीक है, तो अगर 10 और इधर 4, ठीक है, अगर 10 यूनिट लिया जाए वाई का और 4 यूनिट लिया जाए एक्स का, तो से दोनों मिलके उतना ही सेटिस्फेक्शन देगा जितना 5 या 8, हाँ, जितना 5 यूनिट और 8 यूनिट मिलके दे रहा है। तो बताता है कि दो यूनिट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दोनों मिलके सेम ही सेटिस्फेक्शन देगा। फॉर एग्जांपल अगर 10 आम 4 केला, ठीक है, खा के जितना मजा आएगा उतना ही मजा आएगा 5 आम और 8 केला खा के। ठीक है, तो अजम्पशन से इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आईसी कर्व। ऑर्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल है मतलब इसको रैंक किया जा सकता है, ट्रांजिटिविटी का फैक्टर के ऊपर काम करता है, विच मीन्स इफ ए इज मोर देन बी, बी इज मोर देन सी, तो ये तो कॉमन सेंस का बात है कि ए इज ऑल, मतलब सिमिलरली ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से ज़्यादा है और बी सी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि ए जो है वो सी से ज़्यादा है। ऑर्डिनल ट्रांजिटिविटी, नॉन सैटिएशन मतलब मोर इज़ बेटर, जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कंज्यूमर रैशनल है, ठीक है, बेवकूफ़ नहीं है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ लगता है DMRS। ठीक है, DMRS, डिमिनिश मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। एग्जाम्पशंस भी होता है इसी का, जैसे बैड्स, पॉल्यूशन ज़्यादा होने से कोई ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, स्मॉग, डस्ट, गार्बेज, ये सब बैड्स में आते हैं, खराब। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व, ऐसे आईसी में ही आए मतलब इन डिफरेंस, ये तो कर्व ही है लेकिन नाम चलन पड़ गया है कि आईसी कर्व ही सुनने और बोलने में मज़ा आता है। पहला है कि कॉन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से वो कॉन्वेक्स ऐसा दिखता है। दूसरा डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये देख सकते हैं ये ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हुआ। टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट, मतलब जो दो आईसी वो पैरेलल ऐसे रहेगा, कभी भी ऐसे कट नहीं सकता है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो आईसी है वो ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, मतलब एकदम पैरेलल भी नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं कि वो पैरेलल भी रहे, वो ऐसा भी रह सकता है। जैसे कोई आईसी कर्व ऐसा है और कोई आईसी कर्व ऐसा है, तो ये भी तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो दिखने में ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन देता है, हायर आईसी हायर सेटिस्फैक्शन देता है। आईसी नॉट टच इधर एक्सिस, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को कभी ऐसे टच नहीं करेगा आईसी। ठीक है, और आईसी नीड नॉट पैरेलल ईच अदर, तो हम बता रहे थे कि ये ऐसे भी दिख सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये ऐसे ऐसे ही दिखे। ठीक है, तो वही चीज़ है। नेक्स्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है बजट लाइन का, मतलब जिस पॉइंट से एक यूनिट स्टार्ट हो रहा है दूसरा भी स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, वो जो लाइन बनता है जो टच कर जा रहा है, टच करने से ये बजट लाइन बन जाएगा, फिर वो आईसी कर्व रहेगा नहीं। इसका इक्वेशन होता है प्राइस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू वाई। बजट लाइन का स्लोप जो होता है वो प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई होता है। सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सब्सटीट्यूशन इनकम एंड प्राइस इफेक्ट। ठीक है, जब प्राइस डिक्रीज करता है, तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ गुड्स है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, इनकम इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट है, और डिमांड पर कैसा असर पड़ता है उसका। तो नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड एंड गिवन गुड। तो नॉर्मल गुड में जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव है, और प्राइस इफेक्ट
भी पॉजिटिव आता है और डिमांड इंक्रीज करता है। इन्फीरियर गुड में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम इफेक्ट नेगेटिव आता है, और प्राइस इफेक्ट वो एलिमेंट को लेता है इन दोनों। प्राइस इफेक्ट इक्वल टू समेशन ऑफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो अब प्लस माइनस तो माइनस होना चाहिए मैथमेटिकली, बट यहाँ पर लिया जाता है कि दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा या इनकम इफेक्ट। तो इन्फीरियर गुड्स में के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव आता है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव आता है, इसलिए प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। और गिफन गुड्स में भी सेम ही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सब्सटीट्यूशन इनकम इफेक्ट, लेकिन प्राइस इफेक्ट नेगेटिव आता है क्योंकि इनकम इफेक्ट इस बार इस केस में ज़्यादा रहता है, तो प्राइस इफेक्ट नेगेटिव। इन्फीरियर गुड में पॉजिटिव तो इंक्रीज डिमांड, नेगेटिव इधर है तो डिक्रीज डिमांड। नेक्स्ट कंसेप्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बोलने मतलब क्रिएशन या फिर एडिशन इन वैल्यू। प्रोडक्शन फंक्शन आता है एक इसमें, इसका मतलब हो गया रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। अब इनपुट क्या है इसमें, इनपुट है लेबर एंड कैपिटल जिसको एल और के से दिखा रहे हैं, और आउटपुट है क्वांटिटी। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन इक्वेशन बनता है वो बनता है क्यू इक्वल टू एल कॉमा के, मतलब आउटपुट क्वांटिटी आउटपुट इक्वल टू लेबर एंड कैपिटल जो कि इनपुट है। प्रोडक्शन फंक्शन दो चीज़ का बात करता है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में जो है तो फार्मूला सेम ही कि क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एन के, क्यू इक्वल टू फंक्शन ऑफ एल एन के। इसमें एल होता है वेरिएबल, मतलब इसको चेंज कर सकते हैं शॉर्ट रन में, और के जो है कैपिटल, कैपिटल फिक्स रहेगा, कैपिटल को चेंज नहीं किया जा सकता है। लॉन्ग रन में दोनों ही वेरिएबल होता है, दोनों को अपने हिसाब से चेंजेस किया जा सकता है। देन फिर एक लॉ आता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब वेरिएबल प्रोपोर्शन में जो बात कर रहा है वो शॉर्ट रन का, ठीक है। अब कैसे वेरिएबल है कि जो एफ हो गया है, बट ये के होना चाहिए था, ठीक है, ये के होगा कैपिटल। तो जो कैपिटल वो फिक्स है, ठीक है, 1 1 1, लेकिन जो लेबर है उसको चेंज कर रहे हैं, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर जो लेबर वाला एक्सपेक्ट है वो चेंज हो रहा है और कैपिटल वाला कांस्टेंट है। तो ये आ जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसका अजम्पशन है कि टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, रेशियो कैन बी चेंज, वेरिएबल्स आर होमोजेनियस। एक लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है जिसका और एक नाम है लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन का बात करता है, यहाँ भी एल एफ पता नहीं हम क्या लिख दिए कि, ठीक है, दोनों में जो दोनों ही चेंज कर सकते हैं, 1:1 हो गया, फिर उसको 2:2 कर दिए, फिर उसको 3:3 कर दिए। एट द एंड जो इफेक्ट है वो अल्टीमेटली 1:1 ही है, ठीक है। मतलब चेंज कर सकते हैं, ये हमेशा ऐसा आएगा ज़रूरी नहीं है, बट यही है इसका फंडा, ऐसा कुछ दिखता है वो। एग्जाम्पल से समझते हैं कि 100 यूनिट्स है आउटपुट, और फंक्शन दोनों लिया है 1:1। अब इसको डबल कर देते हैं, डबल करने के बाद 2:2 का आ गया रेशियो। अब इसमें तीन आउटपुट है, 150, 200, 300। अगर इसका डबल करेंगे, अगर एलिमेंट्स में जब लेबर कैपिटल को डबल कर रहे हैं तो एक आउटपुट को भी डबल करते हैं, तो 200 एक स्टैंडर्ड आ गया, और ये 2:2 डबल करने के बाद। अब जो ये 200 है, ये 200 का ना जो है वो डबल है, ठीक है। और 150 जो है वो लेस देन डबल हो गया, और जो यहाँ पर 300 दिख रहा है वो मोर देन डबल दिख हो रहा है, ठीक है। तो जब ये लेस देन डबल होता है तब उसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, जब मोर देन डबल होता है तब उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो आउटपुट दिख ही रहा है कि आउटपुट भी डबल हो गया, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो ये पूरा कंसेप्ट था लॉ ऑफ इक्वल प्रोपोर्शन का। एक इक्वेशन जो एग्जाम के लिए हमको रखना पड़ेगा, क्वांटिटी इक्वल टू माइनस एल क्यू प्लस 15 L² प्लस 10 L³ क्या है, क्यू इक्वल टू क्वान्टिटी इक्वल टू माइनस L³ प्लस 15L² प्लस 10L, क्यू इक्वल टू माइनस L³ प्लस 15L² प्लस 10L, माइनस L³ प्लस 15L² प्लस 10L, ठीक है। इस शॉर्ट रन का है, कुड बी यूज एज ए डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मेथड से भी मार्जिनल प्रोडक्शन को निकाला जा सकता है। नहीं तो अगर मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है तो फिर टोटल प्रोडक्शन जो, फॉर एग्जांपल अगर ऐसा है 672 80, तो फिर 80 माइनस 70 करके 72 करके जो 8 आएगा वो हो जाएगा मार्जिनल प्रोडक्शन। तो टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। टोटल प्रोडक्शन का फॉर्मूला हो गया कि टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल इनपुट्स, वही है टोटल आउटपुट,
एवरेज प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय लेबर। मार्जिनल प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला है वो है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। ठीक है, मेन इसको याद रखना पड़ेगा अगर कभी निकालने आया तो, Q इक्वल टू माइनस एल वी प्लस 15L² प्लस 10L। देन जो नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, आइसोक्वेंट, या इसका नाम ही इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी इसको बोला जाता है। आइसो का मतलब होता है सेम, क्वांट्स का मतलब होता है क्वांटिटी, जिसका मीनिंग हो गया आइसोक्वांट मतलब सेम क्वांटिटी में। ऑल दोज इनपुट कॉम्बिनेशंस विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, मतलब ऐसा इनपुट का कॉम्बिनेशन जो कैपेबल होता है सेम लेवल ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जांपल 2:1 का अगर कोई लिया गया है इनपुट और वो आउटपुट दे रहा है 100 यूनिट्स, और एक लिया गया है 1:2 का, वो भी दे रहा है 100 यूनिट्स। ठीक है, या हो सकता है 5:8, ये भी दे रहा है 100 यूनिट्स। तो ये एक ऐसा इनपुट का कॉम्बिनेशन है जो कि सेम आउटपुट दे रहा है, तो इसको आइसोक्वेंट बोलेंगे। इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ठीक है, हायर आइसोक्वेंट मतलब हायर क्वांटिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज एकदम सेम है आईसी कर्व के जैसा। आईसी और आइसोक्यू में थोड़ा सा डिफरेंस है कि वी कैन लेवल आइसोक्वेंट इनटू फिजिकल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम लोग फिजिकल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन में दिखा सकते हैं, लेकिन आईसी में नहीं दिखा सकते। आईसो क्यू का जो स्लोप होता है वो होता है MRTS, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल इक्वल टू माइनस चेंज इन कैपिटल डिवाइड बाय चेंज इन लेबर। रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल एंड प्रोडक्शन इज ऐसा दिखता है मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल। एक और कॉन्सेप्ट होता है आइसो कॉस्ट लाइन का, जिसका स्लोप होता है W/R। W मतलब वेज रेट, R मतलब हो गया रेंट प्राइस ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो आइसोक्वेंट यहीं पर खत्म। आ जाते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन का कुछ टाइप्स है, जैसे लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन, इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू अल्फ़ा कैपिटल प्लस बीटा। ये प्लस तो ध्यान रखना है मैचिंग के लिए कि प्लस रहने का मतलब है लीनियर। ठीक है, प्लस का मतलब है लीनियर। ठीक है, यहाँ पे इनटू है, इनटू का मतलब हो जाता है वो कॉप डॉगलास। तो Q इक्वल टू अल्फ़ा कैपिटल प्लस बीटा लेबर। सेकेंड लियोनटिएफ प्रोडक्शन फंक्शन, जिसका फॉर्मूला Q इक्वल टू मिनिमम इंटू के बाई थीटा के, कॉमा कैपिटल बाई थीटा के, कॉमा लेबर बाई थीटा लेबर। जानने का दरकार नहीं है, ये दिखने में एल शेप्ड के जैसा होता है, सिर्फ फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखना है। जो इम्पोर्टेंट है वो है कॉप डॉगलास प्रोडक्शन फंक्शन। इसका फॉर्मूला है Q मतलब आउटपुट, आउटपुट इक्वल टू ए हो गया कांस्टेंट टेक्नोलॉजी इनटू लेबर टू द पावर अल्फा इनटू कैपिटल टू द पावर बीटा। ठीक है, और इसमें आउटपुट इलास्टिसिटी जो डिसाइड करता है वो अल्फा बीटा ही डिसाइड करता है। तो जो आउटपुट है वो डिपेंड हो रहा है लेबर एंड कैपिटल के ऊपर, और जो रिटर्न्स टू स्केल या रिटर्न टू स्केल जो डिसाइड हो रहा है डिपेंड कर रहा है वो अल्फा एंड बीटा के ऊपर। अगर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है, मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 है तो उसको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा इज मोर देन 1 तो उसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। अगर अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन 1 तो फिर उसको डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट के ऊपर, जो कि रिलेशन दिखाता है बिटवीन आउटपुट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है, C इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, एंड जो फैक्टर्स है वो सेट्रेस पेरिबस है, कांस्टेंट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जैसे अकाउंटिंग कॉस्ट मतलब पॉकेट से कितना खर्च हो रहा है वो अकाउंटिंग कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इकोनॉमिक कॉस्ट
हमेशा ज़्यादा होता है अकाउंटिंग कॉस्ट से। ठीक है। संक कॉस्ट मतलब जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, इरेलीवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग। डिफरेंशियल कॉस्ट मतलब रेलिवेंट फॉर कंपेयरिंग टू पॉइंट्स। ठीक है, दो पॉइंट को कंपेयर करने में यूज़फुल है, उसको डिफरेंशियल कॉस्ट बोलेंगे। मार्जिनल कॉस्ट तो पता ही है, एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मैक्सिमम यूनिट ऑफ आउटपुट। कुछ ग्राफ होता है, जैसे ऐसा अगर ग्राफ दिख रहा है तो वो टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व है, कुछ ऐसा दिख रहा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व है, ऐसा दिख रहा है तो टोटल कॉस्ट का कर्व है, मतलब दोनों को ऐड कर दिया गया है, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुछ फार्मूलाज भी है, जैसे टोटल कॉस्ट का मतलब पता ही है कि टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो दो टाइप से इसको डिराइव किया जा सकता है कि अगर टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से तो आ जाएगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी डिवाइड हो जाएगा क्वांटिटी से, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिवाइड हो जाएगा क्वांटिटी से। जो एवरेज कॉस्ट आएगा वो आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सिंपल है, कुछ ऐसा है नहीं हार्ड। सेम वही फॉर्मूला लिखे है, बस यहाँ जो चीज़ डिराइव करना है वो है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट इक्वल टू चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट इस केस में हमेशा जीरो अगर मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है तो ये जो टोटल कॉस्ट हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। तो एट दी एंड मिलेगा फॉर्मूला टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। डिक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू इंक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अगर दोनों बराबर है, डिक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू इंक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट इज कांस्टेंट। अगर डिक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज मोर देन इंक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, देन एवरेज कॉस्ट इज इन डिक्रीजिंग फॉर्म। और डिक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज लेस देन इंक्रीज इन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिर एवरेज कॉस्ट इंक्रीजिंग फॉर्म में। अब कुछ छोटा मोटा टॉपिक देखते हैं। मेजर मेजर टुकड़ा जो है वो कंप्लीट हो गया है। परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें नंबर ऑफ जो बायर्स एंड सेलर्स वो लार्ज है, प्रोडक्ट होमोजेनियस है, सेम प्राइस में है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट्स ऑफ फर्म्स है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट है सबको, नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोडक्शन, फर्म्स इज अ प्राइस ट्रैकर। मोनोपोली मतलब वन सेलर है, सिर्फ एक ही सेलर है। इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे लोकल, ठीक है, लोकल वेंडर्स हो गया परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल। मोनोपोली में क्या होता है कि एक ही सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, जैसे रेलवे का एग्जांपल। मोनोपोलिस्टिक में मिक्सचर होता है परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का, तो मैनी सेलर्स का जो फीचर आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन से। मोनोपोली में लिमिटेड प्राइस कंट्रोल, और दोनों मिलकर जो यूनिक चीज़ निकालते हैं वो है प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन का। ओलिगोपोली बोलने का मतलब फ्यू सेलर है और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स से। एक आता है डुओपोली बोल के भी होता है, डुओपोली मतलब एक साथ दो चला रहे हैं मार्केट में, जैसे जियो एंड एयरटेल। इसी के साथ बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया कंप्लीट। देन मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में। थैंक यू सो मच।